सिंथेसिस यानी संश्लेषण। ये सिंथेसिस चैप्टर जो है ये कक्षा 12 में नया जुड़ा गया है। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मगर समस्या यह है कि सिंथेसिस है क्या और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। हम विस्तार से एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको समझाएंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है हमारे साथ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब सर आपने कह तो दिया कि सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, लेकिन ये संश्लेषण क्या है, सिंथेसिस कैसे काम करता है, तो पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है आपके सामने, सिंथेसिस में क्या होता है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल साधारण वाक्य, सरल वाक्य, इनको मिलाकर के हम एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल यानी साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल या मिश्र वाक्य, कंपाउंड यानी संयुक्त वाक्य। इस प्रकार से ये हो गए तीन प्रकार के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो सिंथेसिस भी इन तीन प्रकार से ही बंधे हुए हैं। पहला प्रकार आपके सामने आता है, देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑफ मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस बनाना। और दूसरा है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्यों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स वैसे जटिल होता है, लेकिन यहाँ पर मिश्र वाक्य लेंगे हम, एक मिश्र वाक्य बनाना। अब यहाँ पर किसका निर्माण किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, हम विस्तार से समझेंगे। पहले ले लेते हैं तीसरा प्रकार कौन सा है। और तीसरा प्रकार है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, यानी दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक कंपाउंड यानी संयुक्त वाक्य बनाना। देखिए, आप सिंथेसिस को एकदम विस्तार से एक एक चीज को इसकी समझने वाले हैं, मगर आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और सारी चीज़ें समझनी होगी, नोट डाउन करनी होगी, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रकार हमने आपको बताया था, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, और दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक नया साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस बनाने की कुल मिलाकर छोटी बड़ी 8 विधियाँ होती है। प्रत्येक विधि को एकदम विस्तार से समझाते हैं। लीजिए पहले लेते हैं पहली विधि, यानी पहला जो मेथड है, तरीका है, वो क्या है। और पहला जो प्रकार है, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाने का, वो है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करें, पार्टिसिपल होता क्या है, तो देखिए, ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव यानी विशेषण तथा वर्ब यानी क्रिया दोनों का कार्य करता है, पार्टिसिपल कहलाता है। ऐसा वर्ड जो विशेषण और क्रिया दोनों का कार्य करता है, उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, हम बात करते हैं पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने पार्टिसिपल जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण कैसे किया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या ध्यान रखना है अपने को, कि एक तो दिए हुए वाक्यों में सब्जेक्ट एक समान होनी चाहिए। दूसरी बात, सब्जेक्ट तो आप समझते ही हैं, किसे कहते हैं, कर्ता यानी काम को करने वाला। दूसरी बात, दिए हुए वाक्यों में फाइनाइट वर्ब अलग अलग होनी चाहिए।
और तीसरी बात, दिए हुए वाक्यों में फाइनाइट वर्ब में टाइम इंटरवल न के बराबर हो, अर्थात एक कार्य ठीक से समाप्त न हो कि दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि फाइनाइट वर्ब होती क्या है। अब देखिए भाई, फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपने आप को बदल सकता है। यानी ऐसी वर्ब जो कि वाक्य का सब्जेक्ट और टेंस इसके अनुसार बदली जा सके, बदल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर एक पहला एग्जाम्पल है, अनु लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, यानी अनु फुटबॉल खेलना पसंद करती। अब यहाँ पर देखिए लाइक से लाइक्स हो गया, क्योंकि अनु जो है वो सिंगुलर नंबर है ना। तो अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा अनु सिंगुलर नंबर था, उसके अनुसार हमने इसकी वर्ब को लाइक्स कर दिया। इसी प्रकार से आगे देखिए, यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर अनु की जगह हमने जैसे यू किया तो यू हमारा सब्जेक्ट बदल गया, तो सब्जेक्ट के बदलने से लाइक्स का क्या हो गया, लाइक हो गया ना। इसी प्रकार से यू लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर देखिए, यू लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल यानी तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद था, तो यहाँ पर देखिए लाइक्ड हो गया क्योंकि पास्ट में चला गया। तो ये जो देखिए आप लाइक्स, लाइक, लाइक्ड, ये वर्ब में चेंजेज हो रहे हैं ना, और ये चेंजेस किस कारण से हो रहे हैं, या तो टेंस के कारण से हो रहे हैं, या फिर आपके नंबर के कारण से हो रहे हैं, या फिर आपके सब्जेक्ट के कारण से हो रहे हैं, है ना। तो सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार अगर कोई वर्ब चेंज होती है, इसका मतलब वो फाइनाइट वर्ब है। फिर से समझ ले इस बात को, अगर सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार कोई वर्ब चेंज होती है, इसका मतलब वो फाइनाइट है। ठीक है। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल है, दो साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस अलग अलग दे रखे हैं, सेपरेट लगाकर लिखा हुआ है, सी सो द लॉयन, और दूसरा वाक्य है सी रैन अवे। अब हमेशा जब आप सिंथेसिस का यूज करें तो पहले उसका हिंदी अर्थ तैयार कर लें। बिल्कुल हिंदी अर्थ समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिए, सी सो द लॉयन यानी उसने शेर को देखा, और दूसरा वाक्य है सी रैन अवे, वह दौड़ गई। तो अब आप इन तीनों चीज़ों का, ऊपर जो तीनों नियम है उनको ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट एक समान है कि नहीं है, सी और सी एक जैसा है ना। दूसरा फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है, फाइनाइट वर्ब देखिए बिल्कुल। सो जो सी का बना हुआ है, सी यानी देखना, सी की सेकंड फॉर्म है सो, चेंज है ना। आगे भी देखिए चेंज है ना, रैन, रन का रैन बना हुआ है। तीसरा रूल हमारा क्या था, तीसरा रूल था कि एक कार्य ठीक से समाप्त न हो और दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए। अब देखिए उसने शेर को देखा तो ठीक से देख ही नहीं पाई, मतलब एक कार्य समाप्त हुआ ही नहीं और दूसरा शुरू हो गया, यानी वह दौड़ गई, हुआ ना। तो ये तीनों रूल इस पे लग रहे हैं। तो प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है उसका यूज करने के लिए आपको इन तीनों नियमों को देखना होगा, लग रहा है ना। तो इसका मतलब ये है, अब हिंदी अर्थ तो हमने कर लिया इसका कि उसने शेर को देखा और दौड़ गई, यानी शेर को देखकर वह दौड़ गई। तो शेर को देखकर तो हमने क्या कर दिया, सीइंग द लॉयन सी रैन अवे। अब गौर से देखिए, यहां समझने वाली बात है कि यहां पर पहली बात तो ये कि सी और सी सब्जेक्ट हमारा सेम है, एक जैसा है ना। तो यहां पर देखिए हमने क्या कर दिया, अब आप कहोगे सर यहां पर सो का आपने लिया है, सो से मतलब सी होता है, सी का आपने सिंग कर दिया, तो वहां से रैन का रन होता है, रनिंग क्यों नहीं किया। तो भाई आप तीसरा जो पॉइंट है उसको ध्यान से देखिए, एक कार्य ठीक से समाप्त न हो कि दूसरा प्रारंभ हो जाए। तो कौन सा कार्य पहले होता है, कौन सा बाद में होता है, ये बात बहुत मायने रखती है। तो अब देखिए यहां पर सी सॉ द लॉयन, उसने शेर को देखा और वह दौड़ गई। तो पहला कार्य जो है वो हुआ, उसका परिणाम ही तो दूसरा कार्य है ना। इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो अगर आप रन से रनिंग करेंगे तो बनाकर देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि वास्तव में ये ऐसा नहीं होगा। अब देखिए भाई, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है ना। तो इसलिए यहाँ पर देखिए
सीइंग द लॉयन, उसके बाद कोमा लगाना मत भूलिए, सी रैन अवे, यानी शेर को देखकर वह दौड़ गई। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी सहायता से आप बिल्कुल ठीक प्रकार से सारी चीज़ें बारीकी से समझ पाएंगे। एक सेंटेंस है जिसमें दो सिंपल सेंटेंस है, ही टुक ए पेन और ही रॉट ए लेटर। तो यहाँ पर देखिए टुक और रोट दो वर्ब आई हुई है ना। अब पहले जो वर्ब आई ना, उस वर्ब को लेकर हम उसका पार्टिसिपल बना देंगे। देखिए पार्टिसिपल का मतलब भी तो यही होता है ना कि एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का जो कार्य करे। तो यहाँ पर जो टैकिंग है ना, ये वर्ब का भी कार्य कर रही है और एडजेक्टिव का भी कार्य कर रही है। जैसे मान लीजिए स्माइल है, तो स्माइल का मतलब मुस्कुराना होता है, और स्माइलिंग हो गया मुस्कुराते हुए। तो अब आप सोचोगे कि आईएनजी लगा दिया सर, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला गया तो रहा है रही है लगेगा। तो भाई रहा है रही है यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो टैकिंग वर्ड लिया है ना, लेकर या लेते हुए भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी इसका मतलब ही हुआ ना, टैकिंग ए पेन मतलब एक पेन लेकर, ही रॉट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो इसी प्रकार इसने यहाँ पर स्टार्टिंग में पार्टिसिपल का प्रयोग किया है, और ये पार्टिसिपल कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अब मेरे साथ एक एग्जाम्पल करेंगे आप। एक सेपरेट एग्जाम्पल आपके सामने है, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े उतारे। तो अब इसको मिलाइए और एक साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस बनाइए दोनों को मिला करके। तो सबसे पहले काम कौन सा हुआ था भाई? आई रीच्ड होम, रीच्ड यानी रीच, और रीच से क्या बनाएंगे? रीचिंग। तो सबसे पहले क्या हो गया? रीचिंग होम, उसके बाद कोमा लगाएंगे, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। ओके, अब देखिए हम लेते हैं इसका अगला रूल, और अगला रूल हमें बताता है कि यदि इज, एम, आर, वाज या वर मैन वर्ब के रूप में हो, तो इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं। अब इसे समझेंगे हम एक उदाहरण के द्वारा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि दिया हुआ वाक्य कोई टेंस का न हो और न ही वो पैसिव वॉइस में हो, ऐसी स्थिति में इज, एम, आर, वाज या वर मैन वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और तभी आपको बीइंग लगाना है। अब देखिए यहाँ पर हम लेते हैं एक सेपरेट सेंटेंस जिसमें होंगे दो सिंपल सेंटेंसेज, और उसको हम बनाएंगे एक सिंपल सेंटेंस के रूप में। तो यहाँ पर दिया हुआ है ही वॉज हंग्री, ही टुक हिज फूड। तो यहाँ पर जब वाज आ गया है मैन वर्ब के रूप में, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे बीइंग, उसके बाद हंग्री, और बाकी कोमा लगाकर बाकी का जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा उतार देंगे, यानी लिख देंगे, और बन जाएगा हमारा सिंपल सेंटेंस। अगला रूल हमें कहता है कभी कभी एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाता है, और अगर ऐसा हो तो सिंथेसिस करते समय इसी कही हुई बात को पहले के वाक्य के ऑब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। देखिए कैसे। एक सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ है, वी सो ए पैरेट, हमने एक तोता देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन ट्री, यानी यह पेड़ पर बैठा हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है ना, इट है। ये इट किसके लिए है? तोते के लिए है ना। तो जैसा कहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर बन गया ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट था ना पैरेट, फर्स्ट सेंटेंस में था ना, आगे जाकर क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो हमने क्या किया देखिए, वी सो ए पैरेट, यानी पहला सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दिया, उसके बाद में सिटिंग ऑन ए ट्री इस सेंटेंस को लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ली जो बातें वो सारी बातें थी प्रेजेंट पार्टिसिपल की। अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है जो कि वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। इस बात को आपको समझना होगा। अब हालांकि आपके 12th के पाठ्यक्रम के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि प्रेजेंट वाला और परफेक्ट वाला
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो लेकिन दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में हो, उस कंडीशन में हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और इस बात को आइए हम एक उदाहरण की मदद से समझ लेते हैं। अब देखिए आपके सामने का एग्जाम्पल है। सेपरेट में आई फाउंड माई पेन, मुझे अपना पेन मिला। दूसरा सेंटेंस है इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंथेसिस में हमेशा आपको ध्यान में रखना है, पहले आप हिंदी बना लें और फिर मिक्स करके एक हिंदी का वाक्य बनाएं। कैसे? जैसे देखिए, आई फाउंड माई पेन, मुझे अपना पेन मिला। इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया था। तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि मुझे मेरा खोया हुआ पेन मिला। तो ऐसे कह सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। तो इसमें ये बात ध्यान में रखनी है आपको। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि जो अनावश्यक शब्द हैं उनको आप हटा दें, बहुत आसानी से आप बना पाएंगे सिंथेसिस। तो अभी हमने लिया था पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल का हमने एक ही एग्जाम्पल इसलिए, जैसे कि हमने आपको बताया था, ये बहुत कम महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करने से पहले ये समझना होगा कि इसमें किस प्रकार के वाक्य होते हैं। इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, एक वाक्य खत्म होता है फिर दूसरा वाक्य शुरू होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और इसके जो वाक्य हैं वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनते हैं। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रूल और है जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसको आप नोट डाउन कर लें। हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण एक्टिव वॉइस में होता है, तथा हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने से परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण पैसिव वॉइस में होता है। इसे आपको याद रखना है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि फाइनाइट वर्ब में से उस फाइनाइट वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं जिससे कि कार्य पहले होता है। आइए इस बात को समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल है ही रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट। अब देखिए, जैसा कि आपको बताया था, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। काम हो गया, पहला काम हो गया, उसके बाद दूसरा शुरू हुआ, ही पोस्टेड इट। तो ऐसे वाक्य जो हैं वो परफेक्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत आते हैं। उसकी शुरुआत हम किससे करेंगे? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे लगा दिया ना हैविंग। उसके बाद में रोट जो है, उस रोट जो है वो सेकंड फॉर्म है राइट की। तो हमें क्या करना है? हाँ, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हैविंग, उसके बाद में रिटर्न जो कि थर्ड फॉर्म है, ए लेटर, उसके बाद कॉमा लगाना है और बाकी वाक्य वैसा का वैसा उतार देना है, यानी लिख देना है। अब देखिए इसका दूसरा रूल कि यदि आपको पहले से ही पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस दिया हुआ हो तो हम कैसे उसका निर्माण करते हैं। जैसे कि देखिए, ही वॉज पनिश्ड बाय टीचर। ये जो सेंटेंस है ये कौन से वॉइस में है? पैसिव वॉइस में है ना? हाँ, बिल्कुल है। और दूसरा सेंटेंस इसके आगे जो लिया हुआ है, ही फेल्ट सॉरी। तो पैसिव वॉइस में जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसमें हम क्या करेंगे? उसकी स्टार्टिंग हम करेंगे, जब एक वाक्य बनाएंगे यानी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हैविंग बीन से उसकी स्टार्टिंग करेंगे। हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर ही वाज पनिश्ड बाय टीचर, ये पैसिव फॉर्म में है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, इसकी स्टार्टिंग हैविंग बीन से की, उसके बाद पनिश्ड थर्ड फॉर्म लगा दी, बाय टीचर है ही, और आगे वाला वाक्य कोमा लगाकर वैसा का वैसा उतार दिया और हमारा सेंटेंस बन गया। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। और रूल नंबर 2 हमारा कहता है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम सिंथेसिस का कैसे सेंटेंस बनाते हैं। तो अब देखिए भाई, इन्फिनेटिव यानी नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे काम करती है। देखिए, वर्ब में हम टू जोड़ देते हैं तो वो इन्फिनेटिव वर्ब बन जाती है, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाती है। और उद्देश्य या फल दिखाने वाली वर्ब कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस बात को हम एक सेंटेंस की मदद से समझते हैं। सेपरेट सेंटेंस है रोहित रैन फास्ट।
दूसरा वाक्य है इसका, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस तो ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस है, रोहित रैन फास्ट, मतलब रोहित तेज दौड़ा। और दूसरा जो वाक्य है उसमें ही वांटेड टू गेट। अब देखिए यहाँ पर वांट से वांटेड बना है, तो वांट एक वर्ब हो गई और टू लगाकर गेट, गेट भी एक वर्ब हो गई। तो अब देखिए हमेशा आपको याद रखना है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी यानी इन्फिनेटिव वर्ब होगी वो कभी भी टेंस के साथ चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर जो गेट है ना ये चेंज नहीं होगा। तो ऐसे वाक्यों में हमने पहला वाक्य जो है वैसा का वैसा रखना है, रोहित रैन फास्ट वैसा का वैसा। उसके बाद टू से आगे वाला जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा उसके आगे लिख देना है। ये तो थी शॉर्ट ट्रिक, मतलब सीधा सीधा लिखते हैं। और वैसे अगर हम बात करें तो रोहित तेज दौड़ा टू गेट फर्स्ट प्राइज, मतलब उसका उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था? हाँ, पहला स्थान, पहला पुरस्कार प्राप्त करना। तो इस प्रकार से हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो साधारण वाक्यों को, सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आपको बेहतर ढंग से समझाने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर। देखिए, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट हिम टू अमेरिका। अब यहाँ पर ही सेंट हिम टू अमेरिका, तो टू यहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो टू के बाद अमेरिका क्या है? नाउन है, वर्ब नहीं है ना। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में ही वांटेड टू एजुकेट, ये एजुकेट क्या है? ये खुद एक वर्ब है, और ये कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। और दो फाइनाइट वर्ब कौन सी है यहाँ पर? यहाँ पर वांटेड और सेंट, दो। अब देखिए भाई, इस सेंटेंस को थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने बेटे को शिक्षित करना चाहता था। ही सेंट हिम टू अमेरिका, उसने उसे अमेरिका भेज दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह अपने बेटे को शिक्षित करना चाहता था, उसने उसको अमेरिका भेज दिया। इसको हम शॉर्ट में अगर एक वाक्य में कन्वर्ट करें तो क्या होगा भाई? He sent his son to America to educate, यानी उसने अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए अमेरिका भेज दिया। यही हुआ ना। अब आ गया है हमारे सामने रूल नंबर 3, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जिसका प्रयोग करके हम दो साधारण वाक्यों से एक साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता यानी नॉमिनेटिव को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र यानी एब्सोल्यूट रहता है। अब इसका प्रयोग तब किया जाता है जब प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक न होकर अलग अलग होते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दोनों वाक्यों के बीच एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन यानी कारण और उसके परिणाम का संबंध होता है। अब भाई, जो शेर और शेरनियां अभी तक वीडियो में बने हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को नोट करते रहेंगे। नोट करते रहेंगे, अच्छे से एक बार रिवीजन लगा लेंगे, बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आ जाए। तो मस्ट है कि वाक्य में सब्जेक्ट अलग अलग हों और आपस में कैजुअल रिलेशन हो। इसके अलावा देखिए, जब वाक्य में इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता तो सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग लगाना है। और सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग कब करते हैं? एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? हैविंग बीन लगाना है। अब इन तीनों बातों हम समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। अब देखिए, हमारे सामने पहला एग्जाम्पल सेपरेट में दिया हुआ है, द स्काई इज क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। तो इज, एम, आर, वाज वर्ब में से देखिए इज का प्रयोग है ना, तो क्या लगाना है? बीइंग लगाना है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने क्या कर दिया? बीइंग लगा दिया। द स्काई बीइंग क्लाउडी, फिर कोमा लगा दें, फिर बाकी वाक्य जो है वैसा का वैसा आपको लिखना है। देखिए, ये बात हम आपको सीधे सीधे एकदम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। अब वैसे देखा जाए तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये है वैसे ग्रामर के नियमों के खिलाफ। लेकिन आपको आसानी से समझ में आ जाए हमारी साधारण बोलचाल की भाषा में, तो ऐसे ही हम बोलते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारे सामने,
द टीचर एंटर्ड द क्लास। अब ये देखिए, ये एक्टिव वॉइस में है। द बॉयज बिकम साइलेंट। तो अब एक्टिव वॉइस में हो तो हमें क्या करना है? हाँ, हैविंग लगाना है। तो देखिए, द टीचर हैविंग एंटर्ड द बॉयज बिकम साइलेंट। तीसरा सेंटेंस है हमारे सामने, द वर्क वाज डन। अब ये किस में है? पैसिव में है ना? वी वेंट बैक होम। अब इसमें क्या करना है? जब पैसिव में हो तो हमें क्या लगाना है? हैविंग भी लगाना है। ये रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। द वर्क हैविंग बीन डन वी वेंट बैक होम। अब आ गया है हमारे सामने अगला रूल। अगला रूल हमें कहता है जेरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। अब सबसे पहली बात तो जेरंड क्या होता है? तो जेरंड के लिए हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं और ये एक क्रियावाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, उसको हम जेरंड कहते हैं। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे रन है, रन से रनिंग बना दिया, तो ये रनिंग क्या बन गई? संज्ञा बन गई ना, नाउन बन गई। और कौन सी नाउन हुई? क्रियावाचक संज्ञा हो गई ना। तो यहाँ पर रनिंग इज गुड एक्सरसाइज, मतलब दौड़ना अच्छा व्यायाम है, हुआ ना। तो दौड़ना यहाँ पर इस सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ना। तो इसी टाइप से जो भी शब्द बनते हैं, वर्ड बनते हैं, उनको हम जेरेंट कहते हैं, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही है जेरेंट या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट, आई कुड नॉट पास BA। अब देखिए, दो वाक्य हमें समझना पड़ेगा कि कौन से प्रीपोजिशन की डिमांड हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने अच्छे प्रयास किए, मैं BA पास नहीं कर सका, यही मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट, मेरे अच्छे प्रयासों के बावजूद आई कुड नॉट पास BA। यहाँ पे बीच में कोमा लगा दिया, मैं BA पास नहीं कर सका। तो हमें समझना पड़ेगा कि सेंटेंस की डिमांड क्या कह रही है, उसके हिसाब से हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की। आई वुड हैव फेल्ट, मैं असफल होता। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई? तुम्हारी मदद के बिना मैं असफल होता ना। तो यहाँ पर देखिए, आई वुड हैव फेल्ड विदाउट के बिना योर हेल्प। तो सेंटेंस की डिमांड को लेकर के हमें वाक्य का निर्माण करना पड़ता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रीपोजिशन की डिमांड हो रही है। अब देखिए भी, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम इस वीडियो में सिंपल सेंटेंस के जितने भी 8 रूल हैं वो सारे कवर कर लें। और आप जैसे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का स्नेह और विश्वास हम पर निरंतर बढ़ रहा है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। आप इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अब चलिए चलते हैं अगले रूल की तरफ। और अगला रूल हमें कहता है कि नाउन या फ्रेज में एपोजिशन का प्रयोग करके। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि एपोजिशन क्या होता है। एपोजिशन का मतलब होता है हिंदी में समानाधिकरण, यानी साइड बाय साइड। और इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में, पास में रखा जाता है, जिसकी व्याख्या की जाती है। और एक बात का और ध्यान रखना है, जो नाउन या फ्रेज एपोजिशन में होता है उसे 2 कोमास के बीच में रखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, माई सिस्टर वेंट टू न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए, यहाँ पर हमारे सामने 2 सिंपल सेंटेंस दे रखी है। अब इनको मिलाकर हमें एक करना है। तो माई सिस्टर वेंट टू न्यू दिल्ली, कोमा लग गया, द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब न्यू दिल्ली वापस रिपीट हुआ है ना, तो इसको वापस से लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। बस ये कोई रूल नहीं है, वैसे हम सीधा अपनी भाषा में आपको समझाना चाहते हैं। अब लीजिए, आ गया है अगला रूल। और अगला रूल है एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब यानी क्रिया
तो यहाँ पर हम बात करेंगे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करना और कैसे दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं। तो भाई ये तो सामान्य सी बात है कि एडवर्ब जनरली एलवाई का प्रयोग करके बनता है और यदि एक वाक्य में कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का काम करते हैं तब उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए, ही फेल्ट वह असफल हो गया, इट वाज अनफॉर्चुनेट यह दुर्भाग्यपूर्ण था, दुर्भाग्यवश था। अब इसे मिलाकर के हम एक वाक्य बनाएंगे, ही फेल्ड अनफॉर्चुनेटली। तो इट वाज को जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसी के लिए है, अनफॉर्चुनेट के लिए है, और ये अनफॉर्चुनेट किसके लिए है, फेल्ड यानी असफल के लिए, है ना। तो ये वाक्य बनाना सीधा सीधा एकदम सिंपल सा, ही फेल्ड अनफॉर्चुनेटली। और आइए बात कर लेते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव यानी विशेषण जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हूं। जैसा कि एक एग्जांपल देखिए, आई बॉट ए डॉग, इट वाज ब्लैक, मतलब मैंने एक कुत्ता खरीदा, यह काला कुत्ता था। अब देखिए कुत्ता कैसा था, काला था ना, ब्लैक था ना, तो यहाँ पर ब्लैक डॉग हो गया ना, तो फिर आई बॉट ए ब्लैक डॉग, बस हो गया ना, बन गया ना, बहुत आसान है। अब आसान इसलिए हो लगने लगा है आपको क्योंकि आप वीडियो को लगातार देख रहे हैं। आगे देखिए, आई मेट ए वुमेन, मैं एक औरत से मिला, सी वाज पुअर, वह गरीब थी। तो भाई गरीब औरत से मिला ना, तो यहाँ पर देखिए आई मेट ए पुअर वुमेन, बहुत ही आसानी से हमने एडजेक्टिव का प्रयोग कर लिया। इस प्रकार ढेरों वाक्य आप बना सकते हैं। अब आ गया है हमारा 8वां रूल, और 8वां रूल है कंजक्शन एंड को लेकर, और बहुत ही सिंपल और साधारण है इसका प्रयोग करना। अब देखिए आप वीडियो लगातार देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा पाए। वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो एजुकेशन से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम बात कर रहे थे एंड की, तो इसमें देखिए पहला एग्जाम्पल है, आई टेक मिल्क, मैंने दूध लिया, आई टेक बिस्किट आल्सो, मैंने बिस्किट भी लिए। तो भाई देखिए बात तो मेरी हो रही है ना, आपकी थोड़ी हो रही है। आपने तो नाश्ता कर लिया होगा, लेकिन मैंने भी कर लिया, लेकिन अब देखिए नाश्ते में दो चीज़ें थी, मिल्क और बिस्किट। तो हम क्या करेंगे, मिल्क और बिस्किट दोनों के बीच में एंड लगा देंगे। और आई तो सब्जेक्ट तो समान ही है ना, एक जैसा है, और टेक वर्ब भी एक जैसी है, तो आई टेक मिल्क एंड बिस्किट्स। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रोहन वेंट टू आगरा, रोहन आगरा गया। सोहन आल्सो वेंट विद रोहन, सोहन भी रोहन के साथ गया। तो अब आगरा जाने वाले कौन कौन थे, दो व्यक्ति थे ना, तो दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, एंड लगा देंगे, रोहन एंड सोहन वेंट टू आगरा। बन गया ना इस प्रकार से हमारा वाक्य। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि दो साधारण वाक्यों को यानी दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस यानी एक साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं, और इसके सारे 8 के 8 रूल हमने सीख लिए। अब देखिए भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, जल्द ही मिलेंगे सिंथेसिस पार्ट 2 लेकर, जिसमें हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी संयुक्त और मिश्र वाक्यों का निर्माण हम कैसे करते हैं। मिलेंगे जल्द ही सिंथेसिस पार्ट 2 लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।